हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल टाइम टू स्टडी पर स्वागत है। और आज हम यूपी बोर्ड के क्लास 10th के अर्धवार्षिक हिंदी प्रश्न पत्र के विषय में जानेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये क्लास 10th का हिंदी का पेपर है। इसमें आपको सबसे पहले कुछ सामान्य निर्देश दिए गए होंगे और आपको इन्हें बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो इनमें एक मुख्य निर्देश भी दिया हुआ है जिसमें कि प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 20 तक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके उत्तर OMR पत्रक पर देने हैं। तो OMR पत्रक आपको कुछ इस प्रकार का मिलने वाला है। इसको फिल हमें करना है। जैसे पहले प्रश्न का विकल्प C सही है, तो आपको पहले प्रश्न के सामने विकल्प C को पूरी तरह इस गोले को भर देना होगा। इस पूरे पत्रक को भरने का तरीका मैं आपको सबसे अंत में बता दूंगी। तो सबसे पहले हम अपने प्रश्न पत्र पर ध्यान देते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। तो हमसे ये पूछा गया है कि ये किस युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग के, शुक्ल युग के, भारतेंदु युग के या फिर शुक्लोत्तर युग के? तो इसका सही उत्तर है भारतेंदु युग। दूसरा प्रश्न है, सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो जैनेन्द्र, जयशंकर प्रसाद, यशपाल एवं प्रेमचंद। तो सेवा सदन हम जानते हैं, इसके जो लेखक हैं वे हैं प्रेमचंद जी। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। तो प्रश्न हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। यहाँ हमसे ये पूछा गया है कि इसके नाटक जयशंकर प्रसाद जी का नाटक कौन सा नहीं है? ध्रुव स्वामिनी उनका नाटक है, चंद्रगुप्त भी है, स्कंदगुप्त भी है, जबकि लहरों के राजहंस उनका नाटक नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 में शुक्ल युग की समयावधि पूछी गई है। तो इससे पहले भी मैं बता चुकी हूँ, एक वीडियो में आपको काल से रिलेटेड, जिसमें सभी काल आपके क्लियर हो जाएंगे, वो पूरी वीडियो में अलग से डाल दूंगी। यहाँ पर हमें प्रश्न दिया है शुक्ल युग की समयावधि। तो शुक्ल युग का नाम किसके नाम पर पड़ा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के। तो इस युग की जो अवधि है वह 1936 ईस्वी से शुरू होकर 1943 ईस्वी तक है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, रीति की रचना है। तो रीति की रचना रामचरितमानस भी नहीं है, प्रिय प्रवास भी नहीं है, प्रेम माधुरी भी नहीं है। तो ये है रामचंद्रिका। ये प्रश्न थोड़ा मिसप्रिंट है। ये पूरा प्रश्न बनेगा रीति काल की रचना है। तो रीति काल के जो कवि हैं वे हैं केशवदास जी और उनकी रचना का नाम है रामचंद्रिका। प्रश्न 6, साहित्य और कला रचना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की। तो साहित्य और कला किसकी रचना है? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी की। के बाद अगला प्रश्न है, दीप शिखा काव्य संग्रह है। तो महादेवी वर्मा जी एक महान लेखिका, एक महान कवित्री हमारे हिंदी साहित्य की है। तो उन्हीं का काव्य संग्रह है दीप शिखा। प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन जी। अगला प्रश्न है, बिहारी किस युग के कवि हैं? तो बिहारी जी रीतिकाल के कवि हैं। तार सप्तक के संपादक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इसमें से एक प्रश्न इस प्रकार भी आ जाता है कई बार कि अज्ञेय जी का पूरा नाम पूछ लिया जाता है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी है। अगला प्रश्न है, संचारी भावों की संख्या है। तो संचारी भाव होते हैं हमारे 33। अगला प्रश्न, मुखमयंक सम मंजू मनोहर में कौन सा अलंकार है? तो इसमें हो जाएगा हमारा उपमा अलंकार। अगला प्रश्न है नंबर 13, रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, रोला छंद में 4 चरण होते हैं। तो ये इसका हिंदी रूप है, अर्थात ये तद्भव रूप है और हमें बताना है इसका तत्सम रूप। तो गौरा
का जो तत्सम रूप न गौर होगा, न सफेद होगा, न गोरी होगा, इसका संस्कृत रूप गौर होगा। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है सदैव का संधि विच्छेद है। तो सदा धन ईव अर्थात सदा प्लस एव को यदि हम जोड़ देंगे तो हमारा सदैव शब्द बिल्कुल सही बन जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा हमारा सदा प्लस एव। फलेन, देखिए आपको शब्द रूप और ये धातु रूप आपको बहुत अच्छे से फिर से यहाँ पर भी तैयार करने हैं, क्योंकि आपको किसी भी प्रकार से ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे पूछा गया फलेन शब्द का वचन एवं विभक्ति है। तो फलेन शब्द जो है वो फल का कौन सा वचन है और कौन सा विभक्ति है। इस प्रश्न में बहुत बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, फल के हमें सभी विभक्तियां याद होनी चाहिए, सभी उसके रूप याद होने चाहिए, सभी उसके वचन याद होने चाहिए। यदि हमें वो याद होंगे तो हम रफ पेज पर उनको करके तब हम बता सकते हैं कि फल शब्द में जो फलेन आया था वो कहाँ पर आया था। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा एक वचन तृतीया विभक्ति में फलेन शब्द आता है। अगला प्रश्न है हस्ती शब्द का पुरुष एवं वचन है। तो यहाँ पर आपको हस्त धातु के सभी धातु रूप आपको याद करने हैं। तो जिस प्रकार हम करते हैं, लट लकार के रूप होते हैं ती, ता, अंति, सी, थ, आमी, आवह, आ, महा। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है ये हस्त धातु का लट लकार के रूप हैं। ये हमारे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होंगे और यहाँ प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होंगे। तो हमसे पूछा है हस्ती, तो यहाँ पर अंत में जो ती लगा हुआ है वो कहाँ पर है, आप देख सकते हैं एक वचन के बिल्कुल नीचे है और प्रथम पुरुष के बिल्कुल सामने है। तो आपको क्या करना है, प्रथम पुरुष एक वचन बिल्कुल सही उत्तर इसका हो जाएगा। यदि यहाँ पर हसंती होता तब हमारा जो उत्तर होता वह होता प्रथम पुरुष बहुवचन, क्योंकि अंत में अंति लगा हुआ है। तो हमें इस प्रकार से ये सभी धातु रूप आपके तैयार होने चाहिए। तो इस प्रकार हमारे 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हो चुके हैं और अब हमें इनको OMR में बिल्कुल सही तरीके से ऑप्शन टिक करने होंगे, उन गोलों को भरना होगा। अब आपका खंड ब स्टार्ट हो जाता है। खंड ब में आपके वर्णात्मक प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है आपका गद्य से। गद्य से आपकी 2 व्याख्याएं आने वाली हैं और उसमें से आपको कोई एक करनी है जो आपको बहुत अच्छे से तैयार है। जिस पाठ को आप बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है वही व्याख्या आप चुनेंगे और उस व्याख्या के ही उत्तर आपको देने हैं। सबसे पहले आप ऐसा भी कर सकते हैं, प्रश्न नंबर 1 डाल करके आपने यदि विश्वास पात्र मित्र वाली व्याख्या चुनी है तो आप इसके शुरू के 2 शब्द लिखें, डैश डैश करके अंतिम 2 शब्द लिखें, उसके बाद उसके प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो पहला प्रश्न है उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो हम सभी जानते हैं कि संदर्भ में हमें पाठ का नाम बताना पड़ता है और इसके लेखक का नाम बताना पड़ता है। तो इस पाठ का नाम है मित्रता और इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। दूसरा प्रश्न इसमें से बनेगा गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश का मतलब है जितने हिस्से पर रेखा खिंची हुई है, अर्थात ये पूरा पैराग्राफ आपको दिख रहा है लेकिन जो अंडरलाइन लगी हुई है वह केवल पुष्ट करेंगे तक ही है। तो आपको केवल इतने पैराग्राफ की, इतने पोर्शन की आपको व्याख्या करनी है और व्याख्या का अर्थ होता है उसको अपने शब्दों में बदलकर लिखना। इसके बाद अगला प्रश्न बनेगा सच्चे मित्र को माता के समान। तो ये जो प्रश्न होता है ये हमारी व्याख्या में से ही मिल जाता है। यदि हम उसको बहुत अच्छे से ढूंढेंगे तो हमने बहुत अच्छे से इसको लेसन को तैयार किया है तो हमारा उत्तर भी बिल्कुल सामने रखा हुआ हमें मिल जाएगा, बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत होगी। अब इसमें दूसरा जो पैराग्राफ दिया हुआ है वह भी किससे है, गद्य से ही है।
अथवा लिखा हुआ है। अथवा का अर्थ है दोनों में से एक आपको करनी है, और जो भी आपको करनी है उसको आपको डैश डैश करके अवश्य लिख देना है, तभी आपके 6 नंबर आपको पूरे मिल पाएंगे। दूसरी व्याख्या है हमारी, ईर्ष्या की बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरी किस्म का निंदक भी होता है। निंदक बुराई करने वाला, यानी जो किसी से ईर्ष्या करता है तो वो दूसरों की फिर बुराई भी करता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग, जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और जो स्थान रिक्त होगा उस पर मैं अनायास ही बैठा दिया जाऊंगा। तो इसका संदर्भ जो है, इसमें आपको पाठ का नाम, इसके लेखक का नाम बताना है। इसके पाठ का नाम है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, और इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। तो संदर्भ हमारा हो जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या आपको अपने शब्दों में लिखनी है। अगला प्रश्न भी इसी में से है, ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा क्या सोचकर करता है? तो यदि हम ध्यान से देखें तो हमारा उत्तर यहीं पर रखा हुआ है कि जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है वो दूसरों की जो बुराई है वो इसलिए यह सोचकर करता है कि यदि मैं उस इंसान की बुराई करूंगा तो दूसरों की नज़रों में उसका स्थान तो नीचा हो जाएगा और मैं उस स्थान पर बैठ जाऊंगा, अर्थात मेरा स्थान ऊंचा हो जाएगा। यह सोचकर ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति दूसरे लोगों की बुराई करता है, निंदा करता है। अगला प्रश्न 2 यहाँ पर है, और ये जो हमारी व्याख्या है ये भी, और ये कहाँ से ली गई है? ये हिंदी काव्य से ली गई है। काव्य में आपने पढ़ा है, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। तो इसमें भी आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहले हमें ये व्याख्या याद होनी चाहिए कि हमने ये किस लेसन में पढ़ी है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर से ही आप समझ सकते हैं कि ये तुलसीदास जी का पाठ है। पाठ का नाम है धनुष भंग, और ये श्री रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है, जिसके कवि कौन है? तुलसीदास जी। तो इस प्रकार हमारा संदर्भ हो जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, केवल इतने अंश की आपको व्याख्या करनी है, पूरे पैराग्राफ की आपको व्याख्या नहीं करनी है, आपको केवल इन 2 पंक्तियों की व्याख्या करनी है। प्रश्न 3, उपर्युक्त पद्यांश में जब श्री राम धनुष भंग करने के लिए उठे तो उनकी शोभा कैसी प्रतीत हो रही थी? यदि हमने इसको फिर से मैं कहूँगी, व्याख्या को हमें ध्यान से पढ़ना है। जितने भी प्रश्न इसमें से बने, चाहे वो 2 प्रश्न बनेंगे, 3 प्रश्न बनेंगे, 5 प्रश्न बनेंगे, तो ये सभी प्रश्न जो है आपके व्याख्या में से ही बनेंगे। फिलहाल मैं इसका उत्तर आपको दे देती हूँ। तो इसमें क्या है, तुलसीदास जी ये कहना चाह रहे हैं कि जब श्री राम स्वयंवर सभा में गुरु विश्वामित्र की आज्ञा प्राप्त करके धनुष भंग के लिए मंच से उठे तो उनकी शोभा ऐसी लग रही थी जैसे मंच रूपी उद्यानचल पर्वत श्री राम रूपी बाल सूर्य का उदय हो गया हो, जिसे देखकर संत रूपी कमल पुष्प खिल उठे हों और उनके नेत्र रूपी भौरे प्रसन्न हो गए हों। तो इतनी सुंदर शोभा उनकी प्रतीत हो रही थी, इतने सुंदर वे लग रहे थे। तो इसी का वर्णन तुलसीदास जी ने इन पंक्तियों में किया है। अब आती है आपकी दूसरी व्याख्या। बीच में अथवा लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से आपने देख लिया है। तो यहाँ पर भी आपको इन दोनों में से एक व्याख्या चुन लेनी है और उसी की व्याख्या आपको करनी है। तो यदि आपको इस व्याख्या के पूरे प्रश्न या व्याख्या नहीं आती है तो आप ये चुन सकते हैं, और इसको भी आपको ऐसे ही करना। यदि आपने ये चुनी है तो इसका पहले 2 शब्द और अंतिम 2 शब्द डैश डैश करने हैं। अगर आपने इसको चुना है, दूसरी व्याख्या को चुना है आपने, ये रही, तो इसमें भी आपको भी चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विंध्य प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शब्द। अगला प्रश्न है प्रश्न 13, जिसमें रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं पूछी गई हैं। तो रोला छंद में भी कितने चरण होते हैं? रोला छंद में भी 4 चरण होते हैं। तो प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं दी होती हैं। अगला प्रश्न है, निष्कपट शब्द में उपसर्ग है। तो उपसर्ग हम समझ सकते हैं कि ऊ को हम क्या बना देते हैं? अ, यानी कि आगे वाले
जो शब्द के आगे लगते हैं, जैसे कि यहाँ पर आगे लगा हुआ है ये, तो आगे वाले क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं, और इसके अपोजिट प्रत्यय हमने पढ़े होंगे, तो प्रत्यय जो है वो शब्द के पीछे लगते हैं। तो यहाँ पर निष्कपट शब्द में उपसर्ग कौन सा है? ये चारों ऑप्शन बिल्कुल मिलते जुलते हैं, तो आपको बहुत ध्यान से बिल्कुल सही उत्तर लगाना है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा निश। यहाँ पर श में हलंत भी लगाना है, इसका अर्थ है कि ये आधा श है। अगला प्रश्न है, साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय है? तो क्योंकि उपसर्ग तो आगे लगते हैं, तो प्रत्यय को हम ऐसे याद कर सकते हैं, प्रत्यय में प आता है, अर्थात प्रत्यय पीछे वाले शब्द होते हैं। तो यहाँ पर जो पीछे वाला शब्द है वो इक प्रत्यय इसमें लगा है। अगला प्रश्न है, धान कोठी में कौन सा समास है? अर्थात धान की कोठी। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास बिल्कुल सही उत्तर इसका होगा। अगला प्रश्न है, गोरा का तत्सम रूप है। तो तत्सम और तद्भव हमने पढ़े थे, तो तद्भव और तत्सम में अंतर ये है कि तत्सम जो शब्द होते हैं वे संस्कृत के शब्द होते हैं, और ये पहले से ही तद्भव शब्द दिया हुआ। तो ये दूसरी व्याख्या भी काव्य से ही है। चाह नहीं सम्राटों के शव पर है हरि, डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। तो फूल के माध्यम से कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी अपने मन के भाव रख रहे हैं। तो इसमें भी आपको क्या करना है? संदर्भ करना है। संदर्भ में आपको पाठ का नाम पता होना चाहिए। तो पाठ का नाम है पुष्प की अभिलाषा, और जिसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न इसमें से बनेगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको केवल इतना, जितनी ये रेखांकित अंश है यहाँ से ले करके और यहाँ तक, ये जो रेखांकित अंश होता है केवल इसको अपने शब्दों में लिखना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश के अनुसार कवि की क्या अभिलाषा है? तो कवि की अभिलाषा है कि वह फूल बनकर कहता है, फूल के माध्यम से कहता है कि मुझे भी तोड़कर उस पथ पर फेंक देना जहाँ से निकलकर कौन जाते हैं? हम मेरे भारत माँ के रक्षक, मेरे वीर सैनिक जाते हैं। यदि मैं उनके चरण स्पर्श कर लूँगा तो मैं भी जीवन में अपने भाग्य में तर जाऊंगा। अर्थात पुष्प ये कहना चाह रहा है कि मैं सम्राटों के शव पर चढ़कर अपने आप को भाग्यशाली नहीं मानूंगा, या देवों के सिर पर चढ़ूं, यानी जो देवी देवताओं की मूर्ति हैं उन पर मुझे चढ़ाया जाए और इस बात पर मैं इठलाऊंगा, यानी मैं इतराऊंगा। तो मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं बस ये चाहता हूँ कि वनमाली मुझे तोड़ ले और उस पथ पर मुझे फेंक दे ले जाकर, जहाँ से मेरे वीर सैनिक गुजरते हैं, क्योंकि उनके चरण स्पर्श करके मैं अब स्वयं को भाग्यशाली समझूंगा। तो काव्य में भी ये दो व्याख्याएं थी, आपको उसमें से भी कोई एक व्याख्या चुननी है और वही व्याख्या का उत्तर आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। अगला प्रश्न है संस्कृत खंड से है। ये संस्कृत में गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ। देखिए यहाँ पर भी किसी एक का ही पूछा है, तो आपको इन दोनों में से, ये गद्य खंड है संस्कृत में भी, या तो आप इसको चुन लीजिए। तो यदि आप इसको चुनते हैं तो पहले दो शब्द यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको डैश डैश करने होंगे, उसके बाद आपको उसका संदर्भ लिखना है, अर्थात आपको इस पाठ का नाम बताना है। तो हमने यदि प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो हम इसको पहचान लेंगे कि ये है, किस पाठ से लिया गया है? प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया है। इसके बाद इसका अनुवाद हमें लिख देना है, अथवा है यहाँ पर। तो यदि हम ये नहीं कर रहे हैं, ये वाली अनुवाद करना चाहते हैं, तो हमें फिर इसको करना होगा। इसी प्रकार पहले दो शब्द आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखने हैं, केवल ये दो शब्द और केवल ये दो शब्द लिख करके आपको डैश डैश कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको संदर्भ बताना है। इस पाठ के संदर्भ में आपको बताना होगा कि ये किस पाठ से लिया गया है। तो ये आरुणि श्वेतकेतु संवाद नामक पाठ से लिया गया है, और फिर से इसका अनुवाद हम कर देंगे। तो क्योंकि अथवा है, दोनों में से एक ही आपको करना है, तो जो आपको ठीक लगे वही आपको
करना है। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार गद्य और काव्य में से भी अलग अलग व्याख्याएं ली गई थी, इस प्रकार संस्कृत खंड में से भी गद्यांश और पद्यांश में से अलग अलग व्याख्या अनुवाद करने होते हैं। तो गद्यांश हम देख चुके हैं, अब हम देखते हैं पद्यांश। पद्यांश में आपके श्लोक आते हैं, सुभाषित। तो पहला है यहाँ पर, सार्थ प्रवस्तो मित्रम भार्या मित्रम ग्रहे सता आतुरस्य भीषक मित्रम दान मित्रम मरिष्यता। तो इन दोनों में से मानव हित्वा प्रयो भवति, क्रोधम हित्वा न शोचति, कामम हित्वार्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत्। आप इसमें से दोनों में से किसी एक को चुन लीजिए, उसको संदर्भ सहित आपको यानी पाठ का नाम आपको बताना। ये दोनों ही सुभाषित जीवन सूत्राणी पाठ से लिए गए हैं, तो आपको इनके अनुवाद कर देने होंगे किसी एक को चुनकर। इसके बाद यहाँ पर 5वां प्रश्न आता है, अपनी पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। तो 5वें प्रश्न में क्या है, इसमें बहुत सारे प्रश्न इसके अंदर हैं, तो इतने सारे प्रश्न देखकर आपको घबराना नहीं है। ये देखिए आगे 5वें प्रश्न के ही ये कुछ और प्रश्न भी इसमें से ही दिए गए हैं, जैसे कि मेवाड़ मुकुट है, अग्र पूजा, जय सुभाष, मातृभूमि के लिए, कर्ण, करमवीर भरत, तुमुल खंड काव्य, है ना। तो ये सभी क्या है, इतने सारे प्रश्न को देखकर बच्चे घबरा जाते हैं कि हमें इतने सारे प्रश्नों के उत्तर देने हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर बताया गया है कि स्वपठित खंड काव्य से, स्वपठित जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है, जैसे मुक्तिदूत, ये भी जिले के हिसाब से अलग अलग है। यानी आपने जैसे मुक्तिदूत, अगर आपकी खंड काव्य में यदि आप आगरा के निवासी हैं, बस्ती के निवासी हैं, गाजीपुर के निवासी हैं, फतेहपुर के निवासी हैं, या फिर बाराबंकी और उन्नाव के निवासी हैं, तभी आपको मुक्तिदूत वाले खंड काव्य के प्रश्न करने हैं। तो इनमें से भी आपको दोनों में से कोई एक प्रश्न चुनना है। जैसे यदि आपको मुक्तिदूत का प्रथम सर्ग की कथा वस्तु बतानी है, अथवा आपको इसके नायक राष्ट्रपति महात्मा गांधी की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख करना है, तो इस पर आपको कोई एक, देखिए किसी इन प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो पहले आपको ये चुन लेना है कि आप, मैंने अभी बताया आगरा बस्ती यहाँ के निवासी हैं, तो आपको क्या करना है, मुक्तिदूत को चुनना है और बड़े बड़े शब्दों में ऊपर लिख देना है मुक्तिदूत खंड काव्य। उसके बाद इन दोनों प्रश्नों में से आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, जिसके लिए आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है ज्योति जवाहर खंड काव्य से। तो ज्योति जवाहर खंड काव्य कहाँ के बच्चों को करना है, यदि आप कानपुर के निवासी हैं, प्रतापगढ़ के निवासी हैं, मिर्जापुर के निवासी हैं, ललितपुर के निवासी हैं, रामपुर के निवासी हैं, या फिर गोंडा के निवासी हैं। तो यहाँ भी आपको एक प्रश्न इसमें से ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर उसके नायक का चरित्र चित्रण करना है, अथवा ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथा वस्तु आपको संक्षेप में करनी है। तो आपके पाठ्यक्रम में यदि ज्योति जवाहर लगा हुआ है, तो आपको ऊपर बड़े बड़े शब्दों में ज्योति जवाहर लिख देना है। उसके बाद इन दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न आपको चुनना है और उसका उत्तर आपको देना है, तभी आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। इन सभी प्रश्नों से फिर आपका कोई मतलब नहीं रहेगा, आपको केवल अपने जिले के हिसाब से इस खंड काव्य को चुन लेना है। अगला है मेवाड़ मुकुट से। तो मेवाड़ मुकुट से भी 2 प्रश्न यहाँ बने हैं। पहला है लक्ष्मी सर्ग की कथा संक्षेप में लिखनी है, और दूसरा है प्रथम सर्ग का सार। ये सार नहीं है, प्रथम सर्ग है। तो प्रथम सर्ग अरावली है, तो उसका कथासार आपको लिखना है। आपको इस प्रकार भी आ सकता है, चाहे तो वो आपसे नाम लिखकर पूछ सकता है कि लक्ष्मी सर्ग की कथा संक्षेप में लिखिए, तो यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है कि ये प्रथम सर्ग है या द्वितीय सर्ग है, या फिर घुमाकर पूछ लेगा कि आपको प्रथम सर्ग की कथासार, तो आपको सभी सर्गों के नाम भी पता होने चाहिए। तो प्रथम सर्ग है अरावली। इस प्रकार हम अरावली वाले सर्ग का उत्तर यहाँ पर लिख देंगे। तो जो मेवाड़ मुकुट खंड काव्य है वह कहाँ के बच्चों को करना है, मेवाड़ मुकुट के लिए आप बुलंदशहर के निवासी हैं, अगर देवरिया के निवासी हैं, आप बरेली के निवासी हैं, या फिर सुल्तानपुर, सीतापुर और बहराइच, इनमें से किसी एक जिले के निवासी हैं, तो आपको मेवाड़ मुकुट खंड काव्य
चुनना होगा। बाकी अन्य प्रश्नों से आपका कोई मतलब नहीं है, केवल स्वपठित। अगला है अग्र पूजा। अग्र पूजा खंड काव्य से भी 2 प्रश्न बने हैं। प्रथम सर्ग का सार पूछा है और युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण पूछा है। तो इन दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर कौन देगा? जो बच्चे प्रयागराज, आजमगढ़ और मथुरा के निवासी हैं, क्योंकि यह प्रयागराज, आजमगढ़ और मथुरा जिलों के लिए ही यह खंड काव्य निश्चित किया गया है। अगला प्रश्न है जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर। तो यहाँ भी जय सुभाष से 2 प्रश्न बने हैं और जय सुभाष खंड काव्य कौन बच्चे करेंगे? जो कि लखनऊ, हरदोई, सहारनपुर, फैजाबाद, बांदा और झांसी के रहने वाले हैं। केवल वही बच्चे जय सुभाष खंड काव्य के प्रश्नों के उत्तर देंगे और दोनों में से कोई एक उत्तर आपको देना है तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है मातृभूमि के लिए खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण करना है और या फिर द्वितीय सर्ग की कथा वस्तु। तो कौन बच्चे हैं जो मातृभूमि के लिए खंड काव्य को चुनेंगे? वे हैं गोरखपुर के निवासी। यदि आप हैं तो मातृभूमि के लिए खंड काव्य चुनेंगे। यदि आप मुरादाबाद के निवासी हैं, यदि आप शाहजहांपुर के निवासी हैं, यदि आप लखीमपुर खीरी के निवासी हैं, यदि आप मैनपुरी के निवासी हैं, यदि आप मुजफ्फरनगर के निवासी हैं और यदि आप खीरी के निवासी हैं, तो आपको मातृभूमि के लिए इस खंड काव्य को चुनना है और ऊपर मोटे मोटे शब्दों में लिख देना है मातृभूमि के लिए, और इन दोनों प्रश्नों में से आपको एक उत्तर कर देना है। अगला प्रश्न है कर्ण खंड काव्य के आधार पर प्रमुख नारी पात्र कुंती का चरित्र चित्रण कीजिए अथवा कर्ण खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। तो कर्ण खंड काव्य के लिए कौन बच्चे इसको सेलेक्ट करेंगे? जो कि हैं अलीगढ़ के निवासी। यदि आप हैं तो आपको कर्ण खंड काव्य करना है। यदि आप जौनपुर के निवासी हैं, यदि आप बलिया के निवासी हैं, यदि आप हमीरपुर के निवासी हैं, यदि आप एटा के निवासी हैं, तो आपको कर्ण खंड काव्य को निश्चित करना है और उसके बाद उसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तभी आपको 3 नंबर मिल पाएंगे। तो अन्य प्रश्नों से आपका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, केवल आपको अपने जिले के हिसाब से इन खंड काव्यों को चुनना है और उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उसी प्रकार बोर्ड में भी आपको इसी प्रकार से उत्तर देने हैं। अगला है करमवीर भरत खंड काव्य। करमवीर भरत खंड काव्य जो बच्चे मेरठ के निवासी हैं, फर्रुखाबाद के निवासी हैं, पीलीभीत के निवासी हैं और रायबरेली के निवासी हैं, तो आपको करमवीर भरत खंड काव्य को चुनना है और इन दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको दे देना है। अगला प्रश्न है तुमुल खंड काव्य के मेघनाद का अभियान सर्ग का कथानक अथवा लक्ष्मण का चरित्र चित्रण आपको करना है। तो तुमुल खंड काव्य कौन बच्चे चुनेंगे? जो कि हैं वाराणसी के निवासी, इटावा के निवासी, बिजनौर, जालौन एवं बदायूं के निवासी हैं। तो केवल वही बच्चे तुमुल खंड काव्य के प्रश्नों के उत्तर देंगे, तो आपको 3 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। अगला छठा प्रश्न है, आपको किसी एक लेखक का जीवन परिचय करना है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये गद्य से हैं, भगवत शरण उपाध्याय जी, जयशंकर प्रसाद जी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो आपको इन तीनों किसी एक को चुन लेना है और आपको क्या करना है, उनके विषय में जीवन परिचय करना है। तो जिसको भी आपने चुना है, आप सबसे पहले उनका ऊपर नाम लिख लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, नाम लिखने के बाद आपको उनके जीवन परिचय और उनकी साहित्यिक परिचय, जो रचनाएं होती हैं उनकी, वे आपको लिखनी है, कृतियाँ। उसके बाद आपको उनके भाषा शैली भी आपको बतानी है, तभी आपको पूरे 5 नंबर मिल पाएंगे। आपको ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पर केवल जीवन परिचय पूछा है तो आपने जीवन परिचय 1-2 पैराग्राफ का बता दिया, नहीं। आपको उनका साहित्यिक परिचय भी बताना है, आपको उनकी भाषा शैली भी बतानी है, आपको उनकी रचनाएं भी बतानी है, तभी आपको पूरे 5 नंबर मिल पाएंगे। अगला प्रश्न है, ये
प्रश्न नंबर 6 का ही खंड ख है। तो खंड क में आपको गद्य के जीवन परिचय बताना था कोई एक, अब खंड ख में आपको काव्य का। तो काव्य में कवि होते हैं और गद्य में लेखक होते हैं। तो यहाँ आप किसी एक कवि को चुन लीजिए। महाकवि सूरदास हैं, महादेवी वर्मा जी हैं और बिहारी लाल जी हैं। तो आपको क्या करना है, इन तीनों में से कोई एक चुन करके उनका जीवन परिचय करना है। उसके बाद उनके साहित्यिक परिचय आपको बताने होंगे, आपको उनकी भाषा शैली बतानी है, हिंदी साहित्य में स्थान बताना, आपको उनके जो रचनाएं हैं वो इम्पोर्टेंट रचनाएं भी बतानी हैं। तो इस प्रकार इन तीनों में से आप कोई एक चुन लेंगे और उनके विषय में ऊपर मोटे मोटे शब्दों में आप लिख देंगे जिसको भी आपने चुना है, और उनका जीवन परिचय आपको कर देना है। तब आपको 5 नंबर सीधे सीधे मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक कीजिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो एक बात आप ये समझ लीजिए कि हमेशा आपके 2 श्लोक तो इस प्रश्न पत्र में आते ही हैं और एक श्लोक लिखने के लिए आपको इस प्रकार से आता है। तो अब ये कहा गया है कि जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, इसके लिए आपको कम से कम 3 श्लोक आपको याद होने चाहिए, जिससे कि अगर आपके 2 श्लोक भी प्रश्न पत्र में आ जाते हैं तो तीसरा तो आपको याद ही है, तो वो श्लोक आप यहाँ पर लिख देंगे तो आपके 2 नंबर यहाँ पर पक्के हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो संस्कृत में अनुवाद करने के लिए आपको किन्हीं 2 को पहले चुनना है। ये 5 दिए हुए हैं, 5 में से जो भी आसान है आप वह चुन लीजिए और उन दोनों को आप कर दीजिए और यहाँ पर आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। अगला प्रश्न, इनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देने हैं आपको। तो 4 प्रश्न हैं, सब कुछ आपके सिलेबस में से ही होगा, बाहर से कुछ नहीं होगा। अगर आपने बहुत अच्छे से प्रश्नों को याद किया है संस्कृत के प्रत्येक पाठ के, तो आप इन प्रश्नों के उत्तर आप दे पाएंगे। तो यहाँ पर आपको कोई 2 प्रश्न चुनने हैं, चारों का उत्तर आप ये मत सोचिए कि चारों के उत्तर आपको देने हैं, आपको कोई 2 प्रश्न चुनने हैं और उन दोनों के उत्तर आपको संस्कृत में दे देने हैं। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है यहाँ निबंध। तो निबंध में क्या करना है आपको, सबसे पहले आपके कुछ निबंध हमेशा तैयार रहने चाहिए। सबसे पहला तो प्रदूषण, बेरोजगारी और मेरा प्रिय कवि। क्लास 10th के लिए ये 3 निबंध कम से कम आपके पूरी तरह तैयार होनी चाहिए और ये 10 नंबर आपके तभी मिल पाएंगे यदि आपने उसको बहुत अच्छे से उसका वर्णन किया है। निबंध जो है, एक अच्छा निबंध लगभग 7 या 8 पेजेस का होता है। तो यदि आपने उसको तैयार कर लिया है तो 8 पेज आपके लिए कोई कठिन नहीं है लिखना। आपको उसको बहुत अच्छे से उसके प्रकार लिखने होंगे, उसके सबसे पहले कारण क्या है कि यदि प्रदूषण है तो किस कारण है और बेरोजगारी है तो किस कारण है, आपको ये चुनेंगे। और उसके बाद यदि मेरे प्रिय कवि हैं तो क्यों है मेरे प्रिय कवि, मान लीजिए तुलसीदास हैं तो वे क्यों हैं, तो उनकी विशेषताएं आपको बतानी होंगी। उसके बाद उसके यहाँ पर प्रदूषण के विषय में यदि हम बात करें तो उसके निवारण के उपाय, यानी जो प्रदूषण है उससे होने वाली बीमारियां आपको सबसे पहले बतानी है, या बेरोजगारी का आप यदि कर रहे हैं तो उसकी बुराइयां आपको बतानी है कि क्यों बेरोजगारी हमारे समाज के लिए अभिशाप बन गई है। तो इस प्रकार उसके बाद उसका आपको निवारण करना है। तो तभी आप एक बहुत अच्छा निबंध आप 7 या 8 पेजेस का कर सकते हैं। तभी आपको 10 नंबर कभी भी निबंध में वैसे मिलते नहीं हैं, लेकिन 7-8 पेजेस का और तरीके से लिखे हुए निबंध को आपको कोई भी 9 या 9.5 नंबर देने से नहीं रोक पाएगा एग्जामिनर को। तो आपको ये निबंध बिल्कुल पूरी अच्छी तरह से तैयार होने चाहिए। देखिए, मैंने बताया था कि वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी कि आपको OMR पत्र किस प्रकार भरना है। तो जो भी हमने शुरुआत के 20 प्रश्न जो बहुविकल्पीय प्रश्न थे, ऑप्शनल थे, उन प्रश्नों के उत्तर पहले आपको क्वेश्चन पेपर में ही छोटे छोटे टिक लगा लेने हैं कि पहले प्रश्न का C है यदि D है। उसके बाद आपको OMR पत्रक में बहुत छोटी सी टिक लगानी होगी पेंसिल से, ताकि आप गलत गोला ना भर दें। क्योंकि यहाँ पर एक नियम है कि आपको इस तरीके से गोले को नहीं भरना है, या 2 गोले आपको नहीं भरने हैं,
या फिर कटिंग आपको नहीं करनी है। आप ऐसा भी नहीं कर सकती कि 2 गोलों को आपको 2 गोले आपने ब्लैक कर दिए, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए आपको प्रारंभ से ही इस चीज़ को ध्यान रखना होगा कि आपको जो सही उत्तर है केवल उस गोले पर आपको छोटा-सा टिक लगा लेना है पहले, उसके बाद उसको ब्लैक पेन से पूरी तरीके से गोल कर देना है, इसको पूरा भर देना है। देखिए मैंने ये आपको भरकर भी दिखाए हैं। आपको इन सभी गोलों को इस प्रकार, यानी आपके पहले प्रश्न का उत्तर सी था, तो आपको सी गोले को पूरी तरह भर देना है। दूसरे प्रश्न का उत्तर डी था, तो आपको डी गोले को पूरी तरीके से भर देना है। इस प्रकार ये 10 प्रश्न, 11, 12, ये मैंने 20 तक सारे गोले भर दिए हैं। आपको भी इसी प्रकार से आपको आधा अधूरा गोला नहीं छोड़ना है। देखिए जैसे यहाँ पर दिया है कि ये कर दिया है, ये नहीं करना है, या फिर जो आंसर गलत है तो आप ऐसा कर दे रहे हैं, ऐसा भी आपको नहीं करना है। सही तरीका क्या है, यानी अगर पहले प्रश्न का उत्तर सी है तो आपको ये सी गोले को पूरी तरह से भर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, परीक्षार्थी आप हैं, आप परीक्षा दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपके सिग्नेचर होंगे। कक्ष निरीक्षक जो आपके कक्षा में ड्यूटी दे रहे हैं टीचर, उनके हस्ताक्षर यहाँ पर होंगे। और केंद्र व्यवस्थापक की मोहर, ये विद्यालय की जिम्मेदारी है, ये आपका काम नहीं है। आपको केवल इन चीज़ों को बहुत सही तरीके से अपने OMR पत्रक में भर देना है। इसमें नीचे भी आप इस तरीके से करेंगे। यदि पहले प्रश्न का उत्तर सी था तो वो आपको इस तरीके से भरना है, दूसरे का उत्तर डी था, तीसरे का सी था, क्योंकि कई बार यहाँ पर गोले बच्चे अभी शुरुआत है तो गलत भी भर देते हैं, तो टीचर के समझ में नहीं आता है एग्जामिनर के कि हम क्या उत्तर सही बच्चे ने लिखा है, तो एक बार के लिए यहाँ पर भी उसको हिंट मिल सकती है। तो आपको इस तरीके से भर देना है। यहाँ पर भी आपके सिग्नेचर होंगे, यहाँ कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर होंगे, यहाँ आपके जिले का नाम कोड भरा जाएगा, केंद्र कोड जो भी होगा यहाँ भरा जाएगा, अनुक्रमांक, सब कुछ आपको कोई भी दिक्कत यदि आपको होगी तो कक्ष निरीक्षक आपको बता ही देंगे, किंतु जो मेन काम है हमारा वो यही है कि हमको इन जो सही उत्तर हैं आपको इन पर आपको नंबर मिलने वाले हैं, तो ये गलतियां आपसे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इसी के साथ यदि आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपके रिलेटिव्स में, जानकारी में आपके फ्रेंड्स भी बोर्ड की तैयारियां कर रहे होंगे तो उन्हें भी ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।